चलिए अब हम देखते हैं फ्लूइड में प्रेशर का वेरिएशन कैसा होता है। लिक्विड का केस लेके समझेंगे हम, जनरल फ्लूइड्स के लिए भी वो वैलिड है, ठीक है। तो वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, डेप्थ के साथ में जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं, ग्रेविटी तो है ही सही, तो जैसे जैसे मान लीजिए वाटर का केस लें, अगर हम वाटर में जैसे जैसे नीचे जाते जाएं तो प्रेशर बढ़ता है, घटता है, सेम रहता है, क्या रहता है वो समझने जा रहे हैं हम अभी, ठीक है। तो भाई हम एक कंटेनर में वाटर फिल कर लेते हैं, ठीक है। वाटर बोल रहे हैं, ये किसी भी फ्लूइड के साथ में होल्ड करेगा। हम लिक्विड का केस ले रहे हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। रो एल ले लेंगे, रो ऑफ लिक्विड, ठीक है। मान लीजिए इसकी डेंसिटी है रो एल, दिस इज रो लिक्विड, ठीक है। अब मान लीजिए इस पॉइंट पे है प्रेशर P1, ठीक है, और उससे H हाइट नीचे, H डेप्थ नीचे, मान लीजिए इस पॉइंट पे है प्रेशर P2। तो हमको बताना है ये प्रेशर में क्या रिलेशन है, P1 से P2 जाने में प्रेशर कितना बढ़ा, कितना घटा या सेम रहा, ठीक है। अब एनालिसिस करते हैं। देखो ये लिक्विड अभी रेस्ट पर है, इक्विलिब्रियम में है, हम फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, अभी ये रेस्ट पर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक सिलेंडर ले लेते हैं, पानी का ही सिलेंडर, बेसिकली इसको पानी माने अगर, तो ये पानी का ही हमने एक सिलेंडर ले लिया, इस लिक्विड का ही सिलेंडर ले लिया, ठीक है। इसका एरिया मान लीजिए ऊपर का जो ये एरिया है ये है कैपिटल ए, ठीक है, कैपिटल ए इसका एरिया है, कर्व नहीं, ये वाला ऊपर ये वाला एरिया कैपिटल ए ले लिया हमने, ठीक है। अब देखिए, अब ये वाला जो फ्लूइड इस सिलेंडर के अंदर बंद है, बेसिकली जो सिलेंड्रिकल वॉल्यूम हमने ली है, इसके अंदर जो फ्लूइड है वो इक्विलिब्रियम में है, तो फोर्सेस बैलेंस आउट हो रही होंगी। क्या क्या फोर्सेस हैं देखें जरा। भाई यहां पर प्रेशर P1 है, तो ऊपर से जो फोर्स लग रही होगी इस वाली डायरेक्शन में, दैट विल बी P1 इंटू एरिया। साथ के साथ में FVD भी बनाते जाते हैं, तो ये इस सिलेंडर को पॉइंट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो नीचे की तरफ लग रही है P1 इंटू एरिया, ठीक है। ये एरिया भी A है, यहां पर प्रेशर P2 है, तो ये एरिया के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी, ये सिस्टम हमने लिया है, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी P2 इंटू एरिया, ठीक है भाई। चलो P2 इंटू एरिया, चलिए भाई यहां से जो फोर्स लगेगी, अभी जो यहां से जो फोर्स लगेगी ये सेम हाइट पे, अभी क्योंकि बीकर एक्सिलरेट वगैरह कुछ भी नहीं, स्टैटिक पे है, तो ये इक्विलिब्रियम में है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है ये तो सारी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो इसको हम बना नहीं रहे FBD में, ठीक है। चलिए भाई बहुत अच्छी बात। अच्छा इसका कुछ मास भी है, बिल्कुल m मास का फ्लूइड है इसके अंदर में, तो इसके ऊपर एक फोर्स और लग रही होगी mg की, सोच के देखिए बिल्कुल लग रही होगी। इसका मास हमने m ले लिया, इसका मास हम m ले लेते हैं, ठीक है, तो mg लग रही है। तो बस अभी इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा, P2 इंटू एरिया, जो ऊपर की तरफ फोर्स लगी है, दैट विल बी इक्वल टू P1 इंटू एरिया प्लस m इंटू जी, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा इसका मास कैसे लिखेंगे, अंदर मास कितना है, इसमें मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम, इसके अंदर जो मास भरा हुआ है इसकी वॉल्यूम कितनी है, इसकी वॉल्यूम है एरिया इंटू हाइट, ए इंटू एच, तो यहां पे रख देते हैं। तो देखिए कितना आया, P2 इंटू एरिया इज इक्वल टू P1 इंटू एरिया प्लस रो लिक्विड ए एच और जी, ठीक है। ए से ए तो ये कट गया भैया, ए से ए तो कट गया, तो देखिए P2 कितना आया, P2 आया P1 प्लस रो लिक्विड की जो डेंसिटी है जी को पहले लिख लेते हैं, रो जी एच, क्या बात है। तो P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच, वेयर रो इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। तो भैया H डेप्थ नीचे जाने पर प्रेशर रो जी एच से इंक्रीज कर गया, प्रेशर रो जी एच से इंक्रीज कर गया, करना भी था। लॉजिकली देखें भाई ग्रेविटी है, तो इस लिक्विड का वेट कौन संभालेगा, नीचे से फोर्स लग रही है, ऊपर से फोर्स लग रही है। अब mg नीचे है, तो नेट फोर्स जो बाकी बचा हुआ फ्लूइड इस फ्लूइड के ऊपर लगा रहा है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए, तभी तो mg बैलेंस होगा। इसके कारण से नीचे प्रेशर ज्यादा है, ग्रेविटी है, क्योंकि ग्रेविटी अगर जीरो होती तो फिर कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं आता, ठीक है। तो देखिए H डेप्थ नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ गया, कितने से, रो जी एच से, ठीक है, समझ में आई बात।
तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे अगर अपन देखें, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे देखें, एच डेप्थ नीचे नहीं जाए, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे देखें तो प्रेशर सेम होगा। यहां पर अगर हम देखें और इसके एकदम हॉरिजॉन्टल लेवल पे देखें, कोई जीरो डेप्थ नीचे गए हम, तो यहां पर अगर हम प्रेशर P3 माने तो यहां पर भी प्रेशर P3 ही होगा, जीरो डेप्थ नीचे गए हैं। अच्छा, तो नीचे जाने पर रो जी एच से प्रेशर बढ़ता है और ऊपर जाने पर, एच हाइट ऊपर जाने पर रो जी एच से प्रेशर घटता है। ये सीखा हमने इसमें। चलिए भाई प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी इसकी अभी अपन और, ठीक है। मान लीजिए अब हमसे कोई पूछे भाई, अब ये ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0, या एच डेप्थ नीचे जाने पर, लिक्विड सरफेस है, एच डेप्थ नीचे जाने पर यहाँ प्रेशर P कितना है। तो अभी हमने देखा P0 में रो जी एच जुड़ जाएगा तो हमको P मिल जाएगा, P0 से एच डेप्थ नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर P मिल जाएगा। भाई यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P है तो लिक्विड के सरफेस पे भी प्रेशर P ही होगा, P0 होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0 तो लिक्विड के सरफेस पे भी प्रेशर P0 होगा, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है वो। तो देखिए P विल बी इक्वल टू P0 प्लस रो जी एच, ये अभी हमने देखा, जहां पर रो इस लिक्विड की डेंसिटी है, ठीक है। तो देखिए P माइनस P0 विल बी इक्वल टू रो जी एच, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा हो गया इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जहां पे था सरफेस, उससे एच हाइट नीचे जा रहे हैं, रो जी एच, ठीक है। तो ये जो P है ना, ये एब्सोल्यूट प्रेशर है ये, और ये जो रो जी एच है इसे गेज प्रेशर बोला जाता है। रो जी एच नहीं, बेसिकली रो जी एच को नहीं बोला जाता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो डिफरेंस होता है उसे गेज प्रेशर बोला जाता है। गेज प्रेशर, डिफरेंस फ्रॉम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा या कम है उसे गेज प्रेशर बोला जाता है, ठीक है। फिर अब देखिए हम हमारी डेली लाइफ एटमॉस्फेयर में बिताते हैं, एटमॉस्फेयर में ही हम, ठीक है ना। तो अब हमारे ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा है, अब हमें उससे ज्यादा या कम क्वांटिटी बताने की जरूरत पड़ती है कभी कभी। जैसे कि गाड़ियों में टायर में हम हवा भरवाते हैं, तो हम कहते हैं ना हवा भरने वाले से कि भाई 32 की हवा भर दे, 28 की हवा भर दे, तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से डिफरेंस होता है, वो उससे ज्यादा होता है। गेज प्रेशर होता है वो 38, वो जो पीएसआई में होता है वो एक्चुअली वो पीएसआई यूनिट में 38, 32, 28 डिपेंडिंग ऑन कौन सी गाड़ी है, ठीक है ना। तो वो जो टायर में जो प्रेशर होता है ना, जो हम हवा भरवाते हैं टायर में, वो गेज प्रेशर में मेजर करते हैं। अरे भैया अगर टायर के अंदर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हवा होगी, मतलब टायर एकदम पिचका हुआ है। आप वो ट्यूब लो कोई सी जिसमें हवा भरते हैं अपन, हवा भरते हैं जिस ट्यूब में, और उस ट्यूब का वो ढक्कन खोल दो तो सारी हवा बाहर निकल जाएगी। तो अंदर अभी भी एयर तो है ट्यूब के, लेकिन वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है, तो हमें ज्यादा प्रेशर की एयर अंदर भरनी पड़ती है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना डिफरेंस होता है ना, उसे गेज प्रेशर बोला जाता है। गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से डिफरेंस, ठीक है। चलिए भाई बहुत अच्छी बात, तो ये गेज प्रेशर भी समझ में आई हमको बात। एच हाइट नीचे जाने पर रो जी एच से प्रेशर बढ़ रहा है। अब एक वैल्यूज के साथ क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड प्रेशर एट डेप्थ ऑफ 10 मीटर इनसाइड द वाटर। अब पानी ले लिया हमने, ये फ्लूइड रो H2O, पानी की डेंसिटी है 10 क्यूब केजी पर मीटर क्यूब। भाई पानी की डेंसिटी क्या होती है 10 क्यूब केजी पर मीटर क्यूब, या फिर अगर ग्राम में देखें तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 1 किलोग्राम पर लीटर, 1 किलोग्राम पर लीटर, या फिर ये होती है 10 क्यूब केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। सब एक ही बात है, यूनिट कन्वर्जन कर रहे हैं हम अभी इसमें, ठीक है ना। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, ठीक है ना, इसके चक्कर में। चलिए भाई बहुत अच्छी बात। तो अब कैसे ट्राई करेंगे इसको, P0 की वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर 5, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपन SI यूनिट में लेते हैं 10 की पावर 5 पास्कल्स, ठीक है। चलिए ट्राई कीजिए, G की वैल्यू 10 ले लीजिएगा, 10 मीटर नीचे निकालना है प्रेशर। चलिए आया आंसर, बिल्कुल आ गया होगा। देखिए P विल बी इक्वल टू P0 प्लस रो जी एच, नीचे जा रहे हैं 10 मीटर, तो भाई रो जी एच वैल्यू डाल देते हैं, P0 की वैल्यू 10 की पावर 5 प्लस रो की 10 क्यूब, G की 10, H की 10, सब ऐसा यूनिट में डाली है हमने ये वैल्यू, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 10 की पावर 5, ये भी टर्म कितना आ गया, देखिए ये भी टर्म कितना आ गया 10 की पावर 5, मतलब 10 मीटर वाटर कॉलम के चक्कर में 10 की पावर 5 लगभग 1 ATM
अप्रोक्सीमेटली। वैसे तो 1 atm 1013 समथिंग 325 समथिंग कुछ ऐसा पास्कल होता है, पर उसको 10⁵ पास्कल ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। तो देखिए कितना आ गया, 2 × 10⁵ पास्कल। तो 10 मीटर वाटर कॉलम ने बेसिकली 1 atm का प्रेशर और कंट्रीब्यूट कर लिया। तो देखिए यहां पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 10 मीटर नीचे और चले गए तो यहां पर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, 2 × 10⁵ पास्कल। ठीक है, चलिए तो डेप्थ के साथ में हमको प्रेशर का वेरिएशन समझ में आया। एच हाइट नीचे आते हैं तो रो जी एच। ठीक है, इक्विलिब्रियम में है क्योंकि ये। चलिए भाई, नाउ अब मान लीजिए, अब एक इंटरेस्टिंग केस आता है। अब मान लीजिए बीकर, ये क्लोज बीकर है, ठीक है ना, ये आगे ए से एक्सेलरेट कर रहा है। अब देखिए ए से एक्सेलरेट कर रहा है अब ये, तो इसके अंदर का जो ये पानी है ये भी ए से एक्सेलरेट कर रहा होगा। ठीक है, मान लीजिए हमको 2 पॉइंट गिवन है, अब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, सेम हाइट पे या सेम डेप्थ पे 2 पॉइंट्स गिवन है। एक पे प्रेशर P1 है, यहां पर प्रेशर P2 है। अब देखिए जब ये एक्सेलरेशन नहीं था तो ये दोनों बराबर थे। क्यों बराबर थे? क्योंकि इसको ऐसे देखें, अगर ये एक्सेलरेशन नहीं था तो ये दोनों बराबर थे। एक सिलेंडर ले लेते हैं पानी का सिलेंडर ले लेते हैं L लेंथ का। ये पानी जब ये रेस्ट पे था तो एक्सेलरेट नहीं कर रहा था, ये पानी भी रेस्ट पे था, तो इधर से जो फोर्स लग रही है वो इधर की फोर्स को बैलेंस आउट कर रही थी, क्योंकि पानी का कोई एक्सेलरेशन नहीं था। अगर बी का एक्सेलरेट नहीं कर रहा था तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर बराबर था, P1 = P2 जब एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 थी तब, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में था। भाई हाँ, यहां पर और यहां पर प्रेशर में डिफरेंस है, यहां पर और यहां पर, क्योंकि mg को बैलेंस करना है, हाइट का डिफरेंस आ गया, लेकिन सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे तो प्रेशर सेम था। लेकिन अब जब एक्सेलरेशन है, देखिए तो P1 और P2 अलग अलग होंगे। अब जब एक्सेलरेशन है तो P1 और P2 अलग अलग होंगे। ये ए एरिया का मान लेते हैं हम, ये सिलेंडर, ये एरिया ए है। तो देखिए इस सिलेंडर के ऊपर अगर अपन बात करें तो इधर से फोर्स लग रही होगी, इस सिलेंडर के ऊपर फोर्स लग रही होगी P2 × एरिया, और इधर लग रही होगी इसके ऊपर में P1 × एरिया। सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लिख रहे हैं, वर्टिकल नहीं लिख रहे हैं अभी। अच्छा, ये जो लिक्विड भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है इस सिलेंडर में, ये जो सिलेंड्रिकल पानी है ये बीकर के साथ ए से एक्सेलरेट कर रहा है, तो आप बताइए इसको एक्सेलरेट कौन कर रहा होगा, कौन करवा रहा होगा एक्सेलरेट इसको? प्रेशर का जो ये फोर्स पीछे से लग रही है, ये तो एक्सेलरेट करा रही होगी। और कौन सी फोर्सेस है? हॉरिजॉन्टल में तो और कोई फोर्स ही नहीं। मतलब कि P2 एरिया जो है वो ज्यादा होनी पड़ेगी P1 एरिया से। पीछे से जो फोर्स लग रही है, क्योंकि आगे एक्सेलरेट कर रहा है, तो जो पीछे से फोर्स लग रही है वो ज्यादा होनी पड़ेगी, तभी तो आगे एक्सेलरेट करेगा। मतलब कि P2 अब P1 से ज्यादा होगा, तो जब बीकर हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहा है तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ की इक्वेशन लगा लेते हैं भैया। P2 एरिया माइनस P1 एरिया, ये नेट फोर्स इक्वल टू M × A। M कितना हो जाएगा? इसकी डेंसिटी रो मान लेते हैं हम, रो इंटू वॉल्यूम कितनी है, ये एरिया A इंटू L, रो AL। तो ये यहां पर आ जाएगा P2 एरिया माइनस P1 एरिया इज इक्वल टू रो लिक्विड, जो भी इसकी डेंसिटी रो ही ले रहे हैं उसको भी हम, रो AL A। ए से ए कटेगा, तो देखिए P2 की वैल्यू कितनी आई? P2 की वैल्यू आ गई, हम यहाँ पे लिख लेते हैं P2 की वैल्यू। P2 इज इक्वल टू P1 उधर चल जाएगा, P1 प्लस रो ए पहले लिख लेते हैं AL। तो देखिए P2 P1 से ज्यादा आया है, आना भी था। प्रेशर P2 P1 से ज्यादा आया है, अब पीछे प्रेशर ज्यादा है, वही तो इस लिक्विड को एक्सेलरेट करा रहा है आगे बीकर के साथ में। तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे L डिस्टेंस चलने पर प्रेशर कितने से बढ़ा? रो AL से बढ़ा। कितने से बढ़ा? रो AL से बढ़ा। ठीक है, प्रेशर रो AL से बढ़ गया। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज देख रहे हैं, नीचे जाने पर रो GH से बढ़ रहा है, पीछे जाने पर रो AL से बढ़ रहा है। तो कुछ ऐसी टर्म आ रही है
रो, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, कुछ ऐसी टर्म्स आ रही है, नीचे जाने पर रो जी एच, पीछे जाने पर रो ए एल, कुछ कनेक्शन है क्या? चेक करते हैं, देखो कुछ तो कनेक्शन है। तो देखिए क्या देखा हमने भाई, एच हाइट जब हम नीचे जा रहे थे तो P1 और एच हाइट नीचे जाने पर जो प्रेशर बढ़ रहा था वो कितने से बढ़ रहा था? देखिए वो बढ़ रहा था रो जी एच से, प्रेशर बढ़ रहा था जब हम एच नीचे जा रहे थे, तो ठीक है ना, नीचे जाने पर प्रेशर रो जी एच से बढ़ रहा था। और इस केस में हम देखें तो ए एक्सेलरेशन के अपोजिट एल जाने पर प्रेशर रो ए एल से बढ़ रहा था, ठीक है ना, पीछे जाने पर P2 की वैल्यू P1 से रो ए एल ज्यादा थी, ठीक है। अब पता है इसमें क्या हो रहा है, अब ध्यान से समझना, देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। जी इफेक्टिव देखते हैं, देखो इसमें हमने क्या देखा, देखो जी की डायरेक्शन किधर है, पहले इस केस में समझते हैं। देखो जी की डायरेक्शन नीचे है, तो जी की डायरेक्शन में जाने से प्रेशर बढ़ रहा है, जी की डायरेक्शन में जाने से प्रेशर बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, वो रो, ठीक है, इंटू जो जी है इंटू जितना हम चल रहे हैं, रो इंटू जितना जी है और जितना हम चल रहे हैं उतने से बढ़ रहा है, ठीक है। तो जब ये हमने जी में बात देखी तो यही सेम कंसेप्ट जी इफेक्टिव में भी होल्ड करेगा। अब देखिए कैसे करेगा, जी इफेक्टिव बनाते हैं सबसे पहले। तो एक तो जी इफेक्टिव में, तो एक तो ये जी हो गया, ठीक है, और ए एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, तो जी इफेक्टिव में तो सूडो की डायरेक्शन में ए काउंट होता है, मतलब पीछे, इसके बिल्कुल अपोजिट। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा जी इफेक्टिव, वो कहीं किधर भी मान लेते हैं, मान लीजिए इधर होगा वो जी इफेक्टिव। तो देखिए अब, तो प्रेशर कितना बढ़ रहा है, प्रेशर कितना बढ़ रहा है पता है, प्रेशर कितना बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है रो इंटू जी इफेक्टिव का कंपोनेंट इंटू डिस्टेंस, जो भी अपन चल रहे हैं, डी लिख लेते हैं उसको, जितना भी अपन चल रहे हैं, तो रो इंटू जी इफेक्टिव का कंपोनेंट इंटू डिस्टेंस डी, जितना हम चल रहे हैं उतने से प्रेशर बढ़ रहा है। अब देखिए मस्त चीज देखने वाले हैं, फिर आप प्रेशर ऐसे चुटकियों में लिख पाएंगे, बिल्कुल सटासट, चल रहा हो, दौड़ रहा हो, नीचे जा रहा हो, ऊपर जा रहा हो, बीकर कुछ भी हो रहा हो, सटासट प्रेशर लिख पाएंगे हम उससे, फिर देखिए, ठीक है। तो अब देखिए जी इफेक्टिव का कंपोनेंट रो और डी, तीन चीजें, तो रो तो इस लिक्विड की डेंसिटी हो गई, ठीक है, जी इफेक्टिव का कंपोनेंट, जिस भी डायरेक्शन में हम चल रहे हैं उस डायरेक्शन में जी इफेक्टिव का कितना कंपोनेंट है। तो देखिए जब हम नीचे जा रहे हैं तो जी इफेक्टिव का कंपोनेंट कितना है भैया, जी इफेक्टिव का कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में जी तो है, तो देखिए रो इंटू जी, जो जी इफेक्टिव कंपोनेंट है, इंटू एच। जी इफेक्टिव की डायरेक्शन में जाते हैं या जी इफेक्टिव की कंपोनेंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, और उसके अपोजिट जाते हैं तो प्रेशर घटता है। वर्टिकल में देख लेते हैं, हम जी की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है, अगर हम जी के अपोजिट जाते हैं तो प्रेशर घट रहा है। इसी तरह से देखिए, अब हॉरिजॉन्टल की बात करें, हम यहां से चलकर एल पीछे गए, तो देखिए रो इंटू जी इफेक्टिव का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना है, जी इफेक्टिव का कंपोनेंट ए, तो ए जी इफेक्टिव कंपोनेंट ए, कितना चले हम, एल डिस्टेंस चले। अच्छा जी इफेक्टिव की डायरेक्शन में चले क्या, बिल्कुल, देखिए जी इफेक्टिव की डायरेक्शन ए पीछे की तरफ है, तो जी इफेक्टिव का कंपोनेंट पीछे है और हम पीछे ही चले, इसलिए रो एल से प्रेशर बढ़ गया P1 से P2 तक पहुंचने में। देखिए कितना सिंपल सा कंसेप्ट है, जी इफेक्टिव के कंपोनेंट जिस भी डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, अगर वो जी इफेक्टिव की डायरेक्शन में हुआ या उसके कंपोनेंट की डायरेक्शन में हुआ तो प्रेशर बढ़ता है, और उसके अपोजिट प्रेशर घटता है। और कितने अमाउंट से, रो इंटू जी इफेक्टिव का कंपोनेंट इंटू जितना हम चले। तो अब हम क्या करते हैं, पानी के अंदर चलना सीखते हैं। देखो जैसे छोटा बच्चा चलना सीखता है ना, धीरे धीरे धीरे, फिर दौड़ना सीखता है वो एकदम से, तो हम भी पानी के अंदर चलते हैं एकदम से। चलिए पानी के अंदर चलते हैं। देखिए अब मान लीजिए ये अपने को क्लोज्ड बीकर गिवन है, ए से एक्सिलरेट कर रहा है, जी नीचे की तरफ है, 4 पॉइंट्स मार्क हैं, P1 P2 P3 और P4, ठीक है। जी इफेक्टिव बना लेते हैं सबसे पहले, तो जी और इसके अपोजिट ए, तो जी इफेक्टिव का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ए और वर्टिकल कंपोनेंट है जी, ठीक है।
तो चलिए अब ये 4 पॉइंट्स है P1 P2 P3 P4, ये चारों पॉइंट्स पे ये h हाइट का है और ये l इसकी लेंथ है। अब P1 मान लीजिए गिवन है, P2 P3 P4 हमको निकालने P1 के टर्म्स में, और इसकी डेंसिटी है लिक्विड की, मान लीजिए इस लिक्विड की जो डेंसिटी है दैट इज रो, ठीक है ना। अब देखिए चलना स्टार्ट करते हैं, पानी में चलना सीखते हैं, डुबकी मारेंगे सबसे पहले। देखिए P1 पे डुबकी मारी, P1 पे डुबकी मारी तो प्रेशर लिख लेते हैं, P1 पे डुबकी मारी, यहां पर डुबकी मार ली हमने यहां तक, यहां पर प्रेशर कितना है P1 लिख लिया। P2 तक पहुंचना है तो भैया नीचे चलेंगे, P2 तक पहुंचना है तो नीचे चलेंगे, नीचे चल रहे हैं। G इफेक्टिव का कंपोनेंट नीचे है G, तो और उसी की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आएगा प्लस कितना रो, कितना कंपोनेंट है G, कितना चले हम नीचे, ये है H, H चले डुबकी मार के यहां तक पहुंचे, कहां पर पहुंचे सेकंड पॉइंट तक, वहां पर प्रेशर कितना है P2, तो चलिए भैया ये P2 पर पहुंच गए हैं हम, तो दैट इज इक्वल टू P2, ठीक है। अब मान लीजिए P3 लिखना है तो एक काम करते हैं, वापस से P1 से ही चलते हैं अभी P3 तक, चलिए तो P1 से चलते हैं वापस से। अभी P1 पे यहाँ पे डुबकी मारी, यहां से डुबकी मारी हमने, ठीक है भैया, यहाँ पर डुबकी मारी, प्रेशर कितना है P1। अब P3 का रास्ता ढूंढो, ऐसा रास्ता ढूंढते हैं जिसके अलावा हमें कंपोनेंट्स पता है, ठीक है। तो पहले नीचे जाते हैं, यहाँ पर यहां तक पहुंचते हैं, तो P1 से जब चल के गए तो प्लस रो इंटू G इफेक्टिव का कंपोनेंट, भाई क्या है ये, किससे बढ़ता है रो, G इफेक्टिव का कंपोनेंट इंटू डिस्टेंस जो भी आप चल रहे हो, ठीक है ना। तो यहां पर डुबकी मारी, नीचे गए तो प्लस रो G इफेक्टिव का कंपोनेंट कितना G, कितना नीचे गए H, यहां तक पहुंच गए, ठीक है। हमें तो P3 तक पहुंचना है तो और रास्ता चलना है। अब यहां के बाद में चलकर हम यूं जाएंगे, अरे भैया सीधी लाइन में जाएंगे, एकदम सीधी लाइन में जाएंगे, दिस इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ऐसे चल के गए, अब देखो G इफेक्टिव के कंपोनेंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस आएगा, रो का रो, कितना कंपोनेंट है A, कितना डिस्टेंस चल के गए L, कहां तक पहुंच गए P3, सो दैट इज इक्वल टू P3, ठीक है। अब मान लो हमको P4 तक जाना है, तो P4 तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, हमको P4 निकालना है मान लो P1 के टर्म्स में, तो दो रास्ते हैं, ये एक लंबा रास्ता भी है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, या फिर एक डायरेक्ट रास्ता भी है, दोनों रास्तों से चल के देख लेते हैं। पहले लंबे रास्ते से चल के देख लेते हैं भैया, तो देखो वापस से यहां से चलते हैं, P1 इस रास्ते में गए प्लस रो GH यहां तक पहुंच गए, फिर इधर गए प्लस रो AL यहां तक पहुंच गए। अब ऊपर जा रहे हैं, अब ऊपर जा रहे हैं, अब G इफेक्टिव का कंपोनेंट है G, लेकिन उसके अपोजिट जा रहे हैं तो माइनस रो G इफेक्टिव का कंपोनेंट है G, कितना चल रहे हैं H, कहां पर पहुंचे इक्वल टू P4, तो ये से ये टर्म कट जाएगा। अच्छा सर एक और रास्ते से पहुंच सकते हैं क्या, बिल्कुल पहुंच सकते हैं एक और रास्ते से। एक और रास्ते से पहुंचने के लिए मान लीजिए हम इस रास्ते से पहुंच रहे हैं, अब P1 से P4 तक इस रास्ते से जा रहे हैं अभी हम, ठीक है ना। तो अब देखिए अब कैसे जाएंगे, यहां से यहां चल के जाते हैं, P1 यहां पर डुबकी मारी सबसे पहले, इस रास्ते पे जा रहे हैं, तो अब देखिए G इफेक्टिव के कंपोनेंट A के अपोजिट जा रहे हैं तो प्लस आएगा, रो कितना कंपोनेंट है A, कितना चल के जा रहे हैं L, इज इक्वल टू कहां तक पहुंच गए P4। देखिए ये दोनों सेम ही आ रहे हैं, किसी भी रास्ते से पहुंच जाइए सेम ही आएगा मामला। चलना आया हमको पानी के अंदर, जहां से स्टार्ट करना है वहां से डुबकी मारे, कैसे भी चल सकते हैं, P2 से P1 जा सकते हैं, P1 से P2 जा सकते हैं, P1 P2 P3, P3 से P2 जा सकते हैं, सब में सेम रिलेशन ही आएगा, बिल्कुल आएगा। चलिए देखिए P3 से एक काम करते हैं, P1 तक चलते हैं, उल्टा P3 से P1 पे चलते हैं, तो पहले P3 से P2 पे जाते हैं पहले, सबसे पहले हम तो देखिए स्टार्ट करते हैं लिखना, P3 से डुबकी मारी हमने, ठीक है ना, P3 पे डुबकी मारी, यहां पर A के सूडो के उल्टे जा रहे हैं G इफेक्टिव के उल्टा, तो माइनस रो AL, A कंपोनेंट है और L जा रहे हैं, यहां तक पहुंचे, P1 तक पहुंचना है तो फिर ऊपर जाएंगे, ऊपर जा रहे हैं G इफेक्टिव के कंपोनेंट के अपोजिट, तो फिर से माइनस रो कितना कंपोनेंट है G, कितना जा रहे हैं H, कहां पर मुंडी निकली बाहर P1 पे इक्वल टू P1। देखिए ये दोनों इक्वेशन सेम है कि नहीं है, कैसे भी चल लीजिए इक्वेशंस तो सेम ही आएगी, ठीक है। तो हमको चलना आया पानी के अंदर में, ठीक है, और चल के देखते हैं, एक सवाल में और चलते हैं, ठीक है। चलिए अब वही A से जा रहा है, ये P1 गिवन है,
थीटा एंगल पे डी डिस्टेंस पे ये पॉइंट गिवन है P5, ठीक है। जी इफेक्टिव बना लेते हैं सबसे पहले, जी और ए इधर, तो इन दोनों का मान लीजिए जी की वैल्यू ज्यादा है, जी इफेक्टिव इधर कहीं आ रहा है, सपोज कीजिए, चलिए जी इफेक्टिव मान लीजिए इधर कहीं आ रहा है, ठीक है ना, दिस इज जी इफेक्टिव, ठीक है। अब देखिए जी इफेक्टिव इधर आ गया, ठीक है। अब हमको P5 निकालना है P1 के टर्म्स में, कैसे निकालेंगे, रास्ता ढूंढना है हमको। इस डायरेक्ट रास्ते में जाएंगे, इस डायरेक्ट रास्ते में भी जा सकते हैं। मान लीजिए जी इफेक्टिव कहीं इधर है जी इफेक्टिव, और सपोज कीजिए ये एंगल है, कुछ भी एंगल ले लीजिए, अल्फा एंगल है मान लीजिए ये, तो P1 से P5 इस रास्ते से भी जा सकते हैं, डायरेक्टली जा सकते हैं, डुबकी मारते हैं यहाँ पर, P1 प्लस रो लिक्विड की डेंसिटी। जी इफेक्टिव का कंपोनेंट कितना है, जी इफेक्टिव का कंपोनेंट कितना है, रो जी इफेक्टिव कॉस अल्फा, जी इफेक्टिव का कॉस अल्फा इंटू कितना डिस्टेंस चल रहे हैं, डी, ठीक है ना, इंटू डी इज इक्वल टू कहां पे पहुंच गए, P5 पे पहुंच गए। लेकिन अभी हमको ये अल्फा निकालना पड़ेगा, पहले जी इफेक्टिव का एंगल निकाल के इसके साथ ये अल्फा निकालना पड़ेगा, वो लंबा काम हो जाएगा थोड़ा सा अभी, ठीक है ना। तो दूसरा रास्ता चुनते हैं, ये भी ठीक है, इसमें कोई बुरा ही नहीं है, पर अभी हमको दूसरा रास्ता सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिससे कि थोड़ा आसानी से, जिसके अलोंग हमको जी इफेक्टिव के कंपोनेंट्स पता है, हम वो रास्ता सेलेक्ट करते हैं ना। तो अब एक काम करते हैं, हम यहां से पहले सीधे चलते हैं और फिर यहां से नीचे चलते हैं। हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रास्तों से चलते हैं ना, उससे क्या होगा, उससे हमें कंपोनेंट्स पता है। तो सबसे पहले P1 से डुबकी मारी, यहां तक चले, जी इफेक्टिव का कंपोनेंट ए उसी की साइड में जा रहे हैं, तो प्लस रो ए, कितना चले भैया, ये डी, तो ये कितना, ये डिस्टेंस कितना, डी कॉस थीटा, यहां तक पहुंच गए। अब यहां से भी नीचे जाएंगे, जी की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो प्लस रो जी, कितना जा रहे हैं, डी साइन थीटा, कहां पर पहुंच गए, P5 पे पहुंच गए। लो भाई P5 आ गया P1 के टर्म्स में, समझ में आया। तो रास्ता ढूंढना होता है, और जनरली हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रास्ता ढूंढते हैं, जिससे कि हमें कंपोनेंट्स आसानी से मिल जाएं, ठीक है। चलिए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। देखिए इसमें अब एक बीकर गिवन है, P2 माइनस P1 प्रेशर डिफरेंस निकालना है, और ये बीकर G/3 से नीचे जा रहा है। अभी बीकर एक्सिलरेट कर रहा है, हॉरिजॉन्टली नहीं, अभी वर्टिकली एक्सिलरेट कर रहा है। तो अभी भी क्या हुआ, जी इफेक्टिव निकालेंगे, सूडो की डायरेक्शन में जो एक्सिलरेशन उसको जोड़ेंगे और जी इफेक्टिव आ जाएगा, ठीक है। तो जी नीचे, G/3 ऊपर, तो जी इफेक्टिव कितना हो गया, जी इफेक्टिव जो हो गया G माइनस G/3 दैट इज 2G/3, ठीक है ना, ये जी इफेक्टिव हो गया नीचे की तरफ। बस अब लिखना स्टार्ट कर लेते हैं, यहां से डुबकी मारते हैं भाई अपन, यहां से डुबकी मारेंगे तो P1, ठीक है, नीचे की तरफ जा रहे हैं, कितना H, तो प्लस आएगा, जी इफेक्टिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, रो कितना 2G/3, 2G/3 है। अब जी इफेक्टिव इंटू कितना जा रहे हैं H, कहां पे पहुंचे, P2 पे पहुंच गए, तो P2, तो P2 माइनस P1 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/3 बाहर निकाल लेंगे, रो GH। बस इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक, समझ में आई बात। तो ये हमने जी इफेक्टिव की डायरेक्शन में चलना देखा, कैसे प्रेशर का वेरिएशन हो रहा है, कैसे कंपोनेंट्स हम ले रहे हैं, ठीक है। अब इसकी और भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब एक इंटरेस्टिंग चीज जो हमने पहले भी देखी थी, देखो जब ये बीकर एक्सिलरेट करता है, आगे भी खुला बीकर है, पहले तो हमने बंद लिया था जिसमें से पानी नहीं ढुल सके, अभी खुला बीकर जब कर रहा था तो पानी का शेप कुछ ऐसा आ रहा था, उसमें ये कुछ थीटा एंगल बन रहा था, और हमने कैलकुलेशन भी करी थी, tan थीटा इज इक्वल टू A/G आ रहा था, ठीक है ना। कैसे आया था वो, कि ये पानी का सरफेस जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर होता है, तो जी इफेक्टिव अगर हम बनाए तो A इधर और G इधर, तो ये हो जाएगा जी इफेक्टिव, और अगर हम इस एंगल को थीटा लें, तो देखिए जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर होता है सरफेस, और ये एंगल है थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा एंड दिस इज थीटा, सो दिस इज थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू A/G, इतने एंगल पे ये सरफेस इंक्लाइन हो रहा था, क्योंकि लिक्विड शेयर स्ट्रेस, वाटर की बात करें तो शेयर स्ट्रेस सहन नहीं कर सकता है, बियर नहीं कर सकता, तो जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर अपना सरफेस कर लेता है। अब देखिए
अब फिजिक्स में सब चीजें ऐसे बैलेंस होती है, सारी चीजें सेटिस्फाई होती है। देखिए इस सेम चीज को tan थीटा इक्वल टू a बाई जी को हम इंडिपेंडेंटली प्रेशर की मदद से भी ला सकते हैं। देखिए इसने ऐसा शेप ले लिया, अभी जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर तो हो गया सरफेस ये। अब देखना बहुत गजब की चीज है ये। अब देखो tan थीटा इक्वल टू a बाई जी हम एक और तरीके से लेके आ सकते हैं इंडिपेंडेंटली। ये एटमॉस्फेयर में ओपन है तो यहां पर प्रेशर कितना है P नॉट, ठीक है। अब मान लीजिए हम यहां से चलकर कुछ ये y डिस्टेंस चलते हैं मान लीजिए, ठीक है ना, और फिर इधर ये कुछ हम x डिस्टेंस चलते हैं इधर ये, ठीक है। y नीचे आते हैं पहले और x पीछे जाते हैं, ठीक है ना। ये थीटा भी अभी यहां से हटा लेते हैं, ठीक है। y नीचे चल के आते हैं, यहां से डुबकी मारी हमने, ये P नॉट प्रेशर है, एटमॉस्फेयर का P नॉट प्रेशर है, यहां से डुबकी मारी यहां तक पहुंचे, यहां भी हमें कितना प्रेशर मिलने वाला है P नॉट मिलने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं क्या tan थीटा इक्वल टू a बाई जी वापिस से आता है क्या। देखिए यहां से डुबकी मारी हमने P नॉट, ठीक है, नीचे गए, कितना डिस्टेंस नीचे गए y डिस्टेंस नीचे गए, तो प्लस g कंपोनेंट है g इफेक्टिव का रो, g कितना नीचे गए y, इधर गए अभी इधर जा रहे हैं सूडो के g इफेक्टिव के अपोजिट, तो माइनस रो, कितना कंपोनेंट है a, कितना चल रहे हैं x, कहां मुंडी बाहर निकाली, डुबकी मार के गए, कहां मुंडी बाहर निकली P नॉट में बाहर निकली वापस, इक्वल टू P नॉट। तो P नॉट से P नॉट तो कैंसिल हुआ, तो ये आ जाएगा रो जी वाई इज इक्वल टू रो ए एक्स, रो से रो भी कट गया, तो ये क्या आ गया a बाय जी इज इक्वल टू, या फिर चलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं y बाय एक्स इज इक्वल टू a बाय जी। नाउ y बाय एक्स इज व्हाट, y बाय एक्स इज व्हाट, ये थीटा, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये भी थीटा, तो y बाय एक्स किसके बराबर है tan थीटा के बराबर है। तो देखिए पानी का सरफेस ऐसे बैलेंस हुआ है, ऐसे बना है कि प्रेशर की भी सारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं। ये जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में यहाँ P नॉट का P नॉट ही चल रहा है पूरा का पूरा, तो देखिए दोनों चीजें लिक्विड ने सेटिस्फाई कर ली। देखिए फिजिक्स की ब्यूटी देखिए इसमें, आप मजा आ जाएगा ये बात समझ में आते ही कि देखिए ये ऐसा सरफेस करके जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर भी हो रहा है, शियर स्ट्रेस को झेल नहीं सकता इसलिए, और ये प्रेशर की भी सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। एक तीर से दो निशाने, पता नहीं कितने निशाने लग रहे हैं इसमें तो, और समझ में आएगा। तो इंडिपेंडेंटली देखिए हमने निकाली, तो ये थीटा हम ऐसे भी निकाल सकते हैं चलकर भी, ठीक है। अब देखिए एक और इंटरेस्टिंग चीज इसमें अगर हम देखें, देखिए जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर है, अब देखना मजा आएगा ये चीज और समझ में आई तो। देखिए ये जी इफेक्टिव इधर की तरफ लग रहा है, ठीक है ना, जी इफेक्टिव इधर है, ये सरफेस उसके परपेंडिकुलर है, ये सरफेस उसके परपेंडिकुलर है, यहाँ प्रेशर देखिए P नॉट है, यहाँ भी प्रेशर P नॉट है, यहाँ भी प्रेशर P नॉट है। तो हम अगर डुबकी मार के इस लाइन के अलोंग चलें, डुबकी मार के इस लाइन के अलोंग अगर हम चलें, तो हम जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर चल रहे हैं। जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर चलने में जी इफेक्टिव का कंपोनेंट कितना आएगा, देखिए हम जी इफेक्टिव के अगर परपेंडिकुलर चलें तो जी इफेक्टिव का कंपोनेंट खुद कितना आएगा, इफ यू आर मूविंग परपेंडिकुलर टू जी इफेक्टिव, तो जी इफेक्टिव का कंपोनेंट 0 आएगा। इसलिए तो प्रेशर ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, जब जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर जा रहे हैं, सरफेस के अलोंग जा रहे हैं, तो प्रेशर इसमें सेम है P नॉट, क्योंकि जी इफेक्टिव का कंपोनेंट 0 है, ठीक है। समझ में इंटरेस्टिंग, ठीक, चलिए।